तो मेरा नाम है प्रतीक तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी खबर ऑफिशियल। आज की शाम के इस पॉडकास्ट में हमारे विशेष मेहमान नारायण जी हमारे साथ हैं, जिनको 10 साल का मीडिया में रहने का तजुर्बा है और बहुत अच्छे विश्लेषक हैं। और यूजीसी पर आज विशेष तौर पर चर्चा होगी और मैं जानना चाहूंगा इनसे कि यूजीसी का जो मुद्दा है, जो देश का इतना गंभीर मुद्दा है, इसको कोई भी अखबार, कोई भी बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने से, रन करने से क्यों बच रहा है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि यूजीसी जैसे मुद्दे को छिपाया जा रहा है जनता के सामने से? जी, तो बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है ये। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे कि मीडिया की आखिर क्या मजबूरी है कि वो कवर नहीं कर रहा है, ये सबसे लास्ट में बात करेंगे। पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मसला क्या है। भारत सरकार ने यूजीसी के माध्यम से यह रोहित वेमुला, हमारे यहाँ बहुत दर्दनाक केस हुए हैं क्योंकि जो रैगिंग वाला सिस्टम है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो बच्चों को प्रताड़ना का एक कारण बना हुआ है बहुत सालों से। तो इसमें क्या है कि बच्चे एडमिशन करते हैं तो खासकर जो निचले तबके के बच्चे हैं वो बहुत ही भेदभाव का सामना करते हैं, केवल निचले हिस्से के नहीं। समस्या ये है कि हर एक बच्चा जो सीनियर क्लास का बच्चा होता है वो भेदभाव नहीं, रैगिंग करते हैं। एक ट्रेडिशन चला आ रहा है बहुत दिनों से और इस पे सरकारें नियंत्रण नहीं पा रही हैं, पहली बात। इसलिए क्या हुआ, रोहित वेमुला केस में बहुत ज़्यादा, खैर इसमें बाद में आया कि वो SC/ST नहीं था, ये बहुत सारे खबरें निकल के आई, वो सही है गलत है। पर लेकिन एक चीज़ ये बिल्कुल था कि उस समय इस बात को, इस ज़रूरत को उठाया गया देश में पूरे कि भाई SC/ST के बच्चों को क्या अभी भी एकलव्य वाली स्थिति बन रही है क्या, कि नहीं शिक्षा लेने दी जाएगी, उनके साथ भेदभाव किया जाएगा प्रोफेसर द्वारा, स्टूडेंट द्वारा, कथित सवर्ण जातियों द्वारा। खैर उसी के संज्ञान में हमारी सरकार ने एक नियम को इंट्रोड्यूस किया 2025 में। कहा कि भैया ये ड्राफ्ट है और जनता का मूड इसमें इनवाइटेड है, आप बताइए क्या आप सोचते हैं। उसमें कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं था। खैर इसके बारे में जरूर था कि 24 घंटे के अंदर अगर कोई घटना हुई, किसी ने शिकायत की SC/ST ने, तो 24 घंटे के अंदर एक पहली बात तो हेल्पलाइन बनाई जाएगी कि हेल्पलाइन से फ़ोन करने का इंतजाम अभी तक कुछ नहीं था, शिकायत आप ऑनलाइन कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर बैठक होगी कमेटी की, 15 दिन के अंदर वो देगी, एक वर्डिक्ट देगी। और एक रिटेलिएशन का भी है इसमें, अगर माफ़ करिएगा, जैसे रिटेलिएशन प्रतिशोध का जो भाव होता है ना, कि कोई शिकायत कर दिया तो यार तुझे देख लेंगे, तत्काल कार्रवाई होगी, हाँ, कि तुझे देख लेंगे। तो वो जो तुझे देख लेंगे वाले हैं कि भैया बाहर मिल, तो उनके लिए क्या है कि जो पीड़ित है उसको कहा गया है कि भैया आप मेल के थ्रू या आपकी गोपनीय जानकारी रखी जाएगी। ये व्यवस्था बहुत अच्छी है और इसके लिए सरकार ने मांगा, विवाद हो गया। पर विवाद कहां हुआ? विवाद दरअसल यहां हुआ कि सरकार ने मांगा था SC/ST के लिए और देश ने हमारे कबूल किया है, जबकि SC/ST वर्ग के कितने फीसदी जो FIR हैं वो फर्जी पाए जा रहे हैं। पर हमारे देश ने एक बार भी इस पे नहीं बोला, विरोध नहीं दर्ज कराया। पर लेकिन धीरे से सरकार ने OBC का एक मोहरा राजनीति में अपने दांव लगाते हुए खिसका दिया। अब ये दांव तो बहुत बड़ा है क्योंकि वोट की राजनीति है, लोकतंत्र है, और अरस्तु जैसे कहता है कि भैया भीड़ में वोट का तगादा है कि भैया वोट दीजिए, हम जीत जाएं, फिर जो हम कहेंगे वो होगा। तो भीड़ जो जितनी इकट्ठा कर लेता है वो चाहे सवर्णों की हो, चाहे वो SC/ST की हो, चाहे OBC की हो। अब जिसकी जितनी तादाद है उतना वो है, तो भैया सबको समेटना है अपनी तरफ। ये परिणाम हुआ तो डाल दिया गया। अब डाला कहां गया? दो तरीके समझ लीजिए। जब आप पढ़ेंगे इसको नियम जो पढ़ेंगे तो इसमें आपको आएगा 5वें पॉइंट का 7वां नंबर। उसमें साफ साफ इस बात का मेंशन है कि जो इक्विटी कमेटी है उसमें जनरल कास्ट के अलावा सब आपको मिलेंगे। आपको SC/ST मिलेगा, OBC मिलेगा, OBC को डाल दिया गया, महिला को डाल दिया गया,
मतलब जांच कमेटी है उसमें सामान्य वर्ग का कोई भी सदस्य मौजूद ही नहीं है। अब ये बताइए कि अच्छा यहां पर एक और है कि अब बहुत बेसिक चीज है कि सरकार जब, क्योंकि देखिए इसी कमेटी में केवल इतने बंदे नहीं रहेंगे, इसमें यह कहा गया है कि एक एक व्यक्ति इन सब से भी होना चाहिए, पर यह नहीं कहा गया है क्योंकि कमेटी में कम से कम 12 से 13 सदस्य होंगे और उसमें एक वाइस चांसलर लेवल का जो हेड होगा यूनिवर्सिटी का वो होगा, इसमें 2-3 प्रोफेसर्स होंगे, इसमें एक जो शिक्षा में नहीं है पर लेकिन एम्प्लॉय है यूनिवर्सिटी में वो होगा, और एक 2 जो है सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, और जो 2 हैं वो मेधावी छात्र होंगे, कोई भी हो खेल के क्षेत्र में या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में वो शामिल होंगे। इनमें जात का नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें जात का कोई बाउंडेशन नहीं। पर लेकिन सरकार को आखिर क्या मजबूरी थी कि एक ये वर्ड जोड़ने में कि एक एक जर्नल, ओबीसी, एससी एसटी क्या जा रहा था। वैसे भी सबको पता है कि जर्नल के इसमें आ ही जाएंगे, जब 8 सदस्य हैं तो जर्नल के आ ही जाएंगे। पर लेकिन अगर समझिए कि कोई यूनिवर्सिटी है जहां पर वाइस चांसलर ही अगर ऊपर बैठा है, जो बैठा है, और वो ओबीसी या एससी एसटी से है, तो जाहिर सी बात है संभावना बन जाती है कि खत्म कर दिया जाए, बाकी लोगों को भी ओबीसी और एससी एसटी से भर लिया जाए, क्योंकि ऐसी कोई नियमावली नहीं है। जनरल एक भी ना हो सकता है भरा जाए। आप समझ रहे हैं कि भाई अगर जैसे मान लीजिए ये अगर एक ये वर्ड जोड़ दिया जाता कि जर्नल, मैं मानता हूं कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर से लेकर के आप प्रोफेसर्स हैं वो, पर लेकिन ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है ना कि ओबीसी प्रोफेसर्स नहीं है यूनिवर्सिटी में, अन्य एम्प्लॉय ओबीसी नहीं है, या सिविल सोसाइटी को लोग ओबीसी नहीं डाल सकते हैं। अगर वाइस चांसलर जो कमेटी का हेड है या जो अध्यक्ष है, अगर वो चाहे तो किसी को भी भर सकता है, तो एससी एसटी ओबीसी को ही भर लेगा, महिला को भी भर लेगा, और जनरल का प्रतिनिधित्व। अब ऐसी कमेटी जहां पर आपका प्रतिनिधित्व ही नहीं है, वहां पर आप न्याय की मांग कैसे कर सकते हो? और इसमें सरकार का क्या बिगड़ जाता, मैं नहीं जान पा रहा हूं कि एक बंदा अगर यह लिख देता कि एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति को आप इसमें रख लीजिए। दूसरी बात, ओबीसी को लेकर के एक बात समझ लेनी जरूरी है देश में कि विरोध क्यों हो रहा है। ओबीसी हमारे यहां मार्शल क्लास है। ओबीसी कोई दलित और ये वो थोड़ी नहीं है, भगवान कृष्ण जैसे आदमी। मार्शल क्लास का मतलब आप जब ये बोल रहे होंगे हम, तो इसका मतलब ये है कि यादव देख लीजिए, यादव हो गए, जाट गुजर हो गए। मार्शल क्लास भारत के इतिहास में इन्होंने सम्राटों के कितने फीसदी थे ठाकुर क्षत्रिय, कितने फीसदी थे? शायद ठाकुर बहुत कम थे, पर लेकिन उनकी सेना में जो शामिल होते थे, नेवल के लिए आप देख लीजिए, जो नेवल, ये आपके केवट और मल्हार, केवट ये नेवल आर्मी थी, नौसेना में ये भर्ती होते थे, जाते थे, युद्ध करते थे, सेनाएं बड़ी बड़ी खड़ी करते थे। ये सब मार्शल क्लास है। इसमें आप देख लीजिए, कुर्मी हुआ, कुशवाहा हुआ, राजभर हुआ, ये सब मार्शल क्लास है, युद्ध लड़ने वाली। ये संरक्षण देती रही है किनको? क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को। बनियों को, बनिया बेचारा व्यापार किया, इधर उधर मार खाया इधर उधर से, वो तो संरक्षण में किसके? इन्हीं के थे ना, मार्शल क्लास के संरक्षण में था। सही बात है। अगर इन्हीं को, अच्छा अब एक चीज और डिसाइड कैसे करेंगे आप? मैनपुरी इटावा क्षेत्र में यादव का मतलब तो आप जानते ही होंगे। ओबीसी नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं, इशारा समझिए। यादव का मतलब बाहुबल से किसी भी अन्य जाति से ऊपर है। मैनपुरी और इटावा की स्पेसिफिक बात की जाती है। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की बात की जाती है। तो फिर आप किस आधार पर दलित कह देंगे? स्थिति याद होगी। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि चलिए वो इंडिविजुअल है, पर मैं एक बाहुबल का इंडिकेशन कर रहा हूं। वो तो इंडिविजुअल घटनाएं हो गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पर मैं एक बाहुबल की बात कर रहा हूं। नोएडा चले जाइए, आप दिल्ली तरफ चले जाइए, जाट गुजर, आपकी मजाल है, आप ब्राह्मण हो, आप ठाकुर हो, बनिया, बोल नहीं सकते, चू नहीं बोल सकते, भाई गुजर हैं हम, और भाषा उनकी स्थानीय। तो अब कैसे डिफाइन करेंगे? दरअसल
और फिर अगर इनको आप रख दिए और अगर इनके द्वारा ब्राह्मणों को का शोषण हुआ, सवर्णों का शोषण हुआ, ठाकुरों का हुआ, बनिया का हुआ, तो क्या उनके अधिकार, हमारे बच्चों के अधिकार नहीं? चलिए हम तो अभ्यस्त हो गए हैं, तो हम तो अभ्यस्त हैं बच्चों को लेकर के कि भाई हमारे बच्चों के साथ तो ना करो, हमारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही क्या होता था कि भाई इतने % आरक्षण यहां, इतने % यहां है, भैया अपना अपना ले लो, ठीक है, बड़ी कोई दिक्कत नहीं। वो जरूरी भी था, एक हद तक जरूरी था। समानता को प्रमोट करने के लिए आप ऊपर लाइए, सब कुछ सही है, पर लेकिन ये कहां का न्याय है कि अगर ब्राह्मणों, बनियों के साथ, सवर्णों के साथ अगर कहीं जातिगत भेदभाव हो रहा है तो उस चीज को टैकल क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्या रैगिंग या उत्पीड़न को जाति के पीछे छुपा दिया जाएगा तो उत्पीड़न रिवर्स होगा क्या? ये दूसरी बात। एक बात बताइए, सबसे बड़ी जो जाति है ओबीसी, जो SC STों का सबसे ज्यादा संरक्षण की किसी जरूरत है? SC ST को, क्योंकि मार्शल क्लास तो खुद ही संरक्षण दे रहा है ना। और आप आंकड़ा देख लीजिए कि जो 81% दर्ज हुए हैं केस मध्य प्रदेश में, वो किसके खिलाफ हुए हैं? SC ST केस ओबीसी के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ हुए 81%। और आप उनको, तो फिर मतलब कल का ओबीसी अगर कॉलेज में SC ST के खिलाफ अगर करेगा तो फिर क्या केस नहीं दर्ज होगा? बिल्कुल, क्योंकि संरक्षण, भाई संरक्षण है, अगर आपने दे दिया है तो नहीं होगा दर्ज, यही आप कहना चाह रहे हो ना? राइट। भाई ओबीसी SC ST को आपने संरक्षण एक खिताब बंद कर दिया तो अब उनको नहीं होगा। बिल्कुल सही है। और सबसे ज्यादा तो उन्हीं का बन रहा है, SC ST का। तो सबसे ज्यादा जो संरक्षण मार्शल क्लास को जरूरत नहीं है, वो क्लास जो बाहुबल में है भाई, और बाहुबल में रही है, उसका राज रहा है देश में, और उसके कारण देश हमारा बचा है। रणभूमि से लेकर के हर जगह स्वाभिमानी वो जाता है। कोई SC ST बेचारे वो पीछे रह गए हैं, उनको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। और न्याय में EWS आपको लगाने में क्या जा रहा था? मैं तो कह रहा हूं EWS भी ना लगाते आपको तो सीधे अनरिजर्व लगाना चाहिए था ना वहां, कि भाई अनरिजर्व वाले भी रहेंगे, एक कमेटी में रहेगा, इतना ही तो मांग है। और ये थोड़ी नहीं मांगे कि भैया हम तो अत्याचार करने को बैठे ही हैं, सब अपना पढ़ रहे हैं, अपना कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। आप किसको कहां टाइम है आजकल? दूसरी बात, ये सोचिए कि ड्राफ्ट में इन्होंने कहा कि भैया अगर शिकायत गलत है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। फिर पता नहीं कौन सा अपीजमेंट इनको 2027 दिखा कि इन्होंने वो हटा दिया। और जो फाइनल ड्राफ्ट बना जी, जी, उसमें बड़ी शर्मनाक तरीके से इसको रिमूव कर दिया गया, लीपापोती कर दी गई। ये मतलब ये क्या है? ये सोचिए आप कि अगर पहली बात तो आपकी क्षमता नहीं है, SC ST में कितने फीसदी केस फाल्स होते हैं ये कोर्ट देख रही हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दे दी थी और फिर आपने पलट दिया उसको सीधे। खैर सब कोई ने देखा, पर लेकिन कोई बात नहीं, उससे तो हम प्रताड़ित हैं, हम अपना बच जाते हैं किसी तरीके से, अपना भैया हाथ पैर जोड़ लेते हैं, अपना सब चीजें, स्थितियां सवर्णों की ऐसी हैं। पर लेकिन सोचिए अगर बच्चों को आप, जो एजुकेशन का सेंटर है, उन बच्चों को आप ये कह रहे हो कि भैया आपको अब इस देश में रहना है तो आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होगा, तो भैया काहे का हिंदू राष्ट्र? सही है। फिर अगर हमारे बच्चों को ये संकेत देते हो वहीं से आप, तो फिर आप तो खाई पैदा कर रहे हो ना। हिंदू राष्ट्र काहे का? कौन सा हिंदू? आप तो भ्रम पैदा कर रहे हो। हिंदू राष्ट्र किस बात का है? एक ये क्लॉज लगाने में क्या दिक्कत थी कि अगर कोई गलत शिकायत कर रहा है तो उसके, भाई आपने ये कर दिया, बहुत अच्छा किया कि भाई उसको जो है आपने संरक्षण दे दिया कि भैया उसको ये अधिकार है कि प्रतिशोध से, कि भैया सामने वाला मारे ना, इसलिए आप गुप्त तरीके से शिकायत कर सकते हो, आपकी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। पर लेकिन हमने उसका स्वागत किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर एक बात बताइए कि हमने गोपनीयता का स्वागत किया, सब बहुत अच्छा है, पर लेकिन गलत शिकायत का पनिशमेंट ना होगा अगर, तो फिर ये शोषण बन गया ना। और शोषण आप करना चाहते हो हिंदुओं का,
सवर्णों का शोषण करना चाहते हो। और ये बात बता दूं मैं कि अपने पूरे शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान मेरे साथ, हमारे साथ ओबीसी, एससी, एसटी सारे मित्र हैं हमारे। आज तक कभी भी एक बार कभी डिस्क्रिमिनेशन कभी किसी के साथ नहीं। हिंदू होने के नाते अगर आपने ये कह दिया कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, तो हिंदू बोलिए ना, बात खत्म करिए। क्या ओबीसी, क्या एससी, क्या एससी, क्या एसटी? भाई हमें तो, वो हमारे भाई है ना, तो उनको हमें ऊपर लाना है और उसमें स्वागत है, उसमें स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक न्यायिक प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि गलतियों को ज्यादा से ज्यादा सुधारा जाए, जहां दुरुपयोग है उसको ज्यादा से ज्यादा सुधारा जाए। आदर्श नहीं कहता हूं मैं, अब एक दो घटनाएं तो होंगी, पर 97% घटनाएं, अगर 90% घटनाएं अगर दुरुपयोग की होने लगे तो फिर आप क्या कहेंगे? तो फिर वो सदुपयोग क्यों कह रहे हैं आप? 10% दुरुपयोग होता है तो एक बार चलो जस्टिफाई किया जा सकता है, पर उतना भी नहीं किया जा सकता, उसमें भी 1-2% होना चाहिए। सही है। क्योंकि आदर्श तो हवा भी नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को, कि कोई कह दे कि आदर्श है हवा, तो आदर्श नहीं है, उसमें भी गंदगी है। तो मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि आप एक आदर्श राज्य बना रहे हैं, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा साहब, इन दो चीजों को लेकर के, तीन चीजों को लेकर के बहुत तगड़ा विरोध है। पहली बात कि इक्विटी जो बनाई जाएगी, जो इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, उसमें एक जनरल का रखने पर क्या आपत्ति है आपको? दूसरा, और कुछ नहीं मांगे, दूसरा यह है कि ओबीसी को आपने क्यों इसमें दिया, तो जनरल को आपने क्यों नहीं रखा? क्योंकि बच्चे तो सभी के हैं ना, वो अबोध है अभी, कहां, अभी तो वो जानने समझने गए हैं भाई, वो अभी जानने गए हैं दुनिया को, अभी उनको इंटरेक्ट करने दो। पहले से मत बता दो ये एससी है, पहले से मत बता दो उसे कि मैं जर्नल हूं, मैं ब्रह्म हूं, ना बता दो भैया। सही है। सबको नॉर्मल रहने दो, वो बच्चे हैं, उनको लड़ने दो, झगड़ने दो। अब इस बात से समझिए कि अगर दो बच्चे लड़ रहे हैं, दोनों के पेरेंट्स हैं, और लड़ लिए और आए रोते रोते एक दूसरे के आरोप लगा रहे हैं, तो हमारे यहां जो हमें सिखाया जाता है वो यही कहा जाता है ना कि सब अपने अपने बच्चों को डांटते हैं कि तुम काहे गलती किए। पर अगर सोचिए, इसमें एक गार्जियन को अगर अधिकार दे दिया जाए, एक गार्जियन को अगर अधिकार दे दिया जाए कि तुम ही डिसाइड करोगे कि मेरे भी बच्चे के साथ क्या होगा, हम देने दे सकते हैं? सही बात है, कतई नहीं देने दे सकते हम, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात यह है कि यह सोचिए कि गलत शिकायत की जो मांग है, कि गलत शिकायत अगर, तो गलत शिकायत भैया क्यों होनी चाहिए? आप, इसका मतलब है कि आप सवर्णों को की हत्या करवाना चाहते हो, खाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सवर्णों के बच्चों को आप ये प्रताड़ित करना चाहते हो, आप जानबूझ के प्रताड़ित करना चाहते हो आप, और उनके मन में भरना चाहते हो कि हाँ भाई अब तुम्हारा शोषण होगा। कहीं ना कहीं ये संदेश सवर्णों को जा रहा है, इसलिए इतनी आपत्ति वो दर्शा रहे हैं। भाई सवर्ण ये तो नहीं मांग रहे हैं ना, सवर्ण ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि भैया हम ही कमेटी में रहेंगे और सबको निकालो। सवर्ण ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि जो शिकायत वाली वो है उसमें केवल सवर्ण ही बैठेंगे, शिकायत निवारण वाली ऐसी कोई मांग ही नहीं, ऐसी कोई मांग ही नहीं। भाई एक शिकायत अगर गलत जा रही है तो उसको सीधे कहो कि भैया तुम भी यार शांत रहना, गलत क्या कर रहे हो? ये तो कहना बनता, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी दुनिया देख रहे हैं यार, उनको देखने दो, सब मिलजुल के रहते हैं, कोई दीवार नहीं है। अभी मुझे पता है भाई, करिकुलम में सब लोग बैठते हैं, नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है। अब सोचिए, एक चीज बताता हूं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डिस्कशन कर रहा है, अब जातिवाद पे डिस्कशन समाजशास्त्र का प्रोफेसर कर रहा है। अब वो समाजशास्त्र का प्रोफेसर जब डिस्कशन कर रहा है, तो अगर वहां पर यह बात आ गई कि भाई जातिवाद पर बात चल रही है, अब अगर उन्हें कुछ लगा कि नहीं भैया यार ये तो जातिवादी बंदा है, किसी को भी कुछ भी, अब वो जाके शिकायत कर दी और 24 घंटे में उठा ले गए उस प्रोफेसर को। तो क्या आप ओबीसी बच्चे को, एससी एसटी बच्चे को एससी एसटी से ही पढ़वाना चाहते हो क्या? क्योंकि जनरल कास्ट का प्रोफेसर तो पढ़ाएगा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप कह दोगे भैया। अब एक चीज और है, इसमें शर्मनाक बात एक चीज ये है कि इसमें यह कहा गया है कि केवल बाहर से ही नहीं, आपका जो आपका
मतलब भेदभाव है वो केवल बाहर से नहीं दिखे, अगर अंदर भी आप सोच रहे हो तो भी ये कानून इम्प्लीमेंट लागू होता है। मतलब सोचिए कि अगर अंदर भी अगर आप सोच रहे हो और उन्हें सामने वाले को लग गया कि नहीं यार ये ऐसा कर रहा है। अगर शिक्षक एक अगर जनरल कास्ट का है, हाँ। और उसका जो अध्ययनरत है उसमें, हाँ। उसका जो शिष्य यानी क्लास में जो बच्चे हैं उसमें अधिकतर अगर एससी के हैं तो कहीं ना कहीं जनरल जो कास्ट का शिक्षक है जनरल कैटेगरी का, उसे कहीं ना कहीं अंदर ये डर होगा कि कहीं हम पढ़ाते टाइम कुछ ऐसा शब्द मुंह से निकल गया तो उन्हें कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता को भी मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल असर पड़ेगा। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से इस बात का असर पड़ेगा कि उनको डर के पढ़ाएगा ना। बिल्कुल। जब डर के पढ़ाएगा तो शिक्षा की गुणवत्ता वहां तक कैसे पहुंचेगी? क्योंकि देखिए उपनिषद कहते हैं ना कि शिष्य बैठो पास में और सुनो। अब अगर यहां ये हो जाएगा कि शिष्य सुन रहा है, रुक जाओ अभी बता रहा हूं, मुझे पढ़ने का मन नहीं है, जम्हाई ले रहा हूं, तुम बाहर चले जाओ, अभी मैं देख रहा हूं, लो फोन लगा रहा हूं। वो अनुशासन की जो परंपरा है वो नहीं की जाएगी, कागज समेटा जाएगा, फेंक दिया जाएगा मुंह में, और जनरल कैटेगरी का चुपचाप रहेगा, वो बैठा रहेगा, सहमा सा बैठा रहेगा। दूसरी बात, डिस्कशन डिबेट्स होती है बच्चों के बीच में, और यही एक सभ्य परंपरा है हमारे देश की हजारों सालों की। क्योंकि वो कहता है, वेद कहता है, हमारा ऋग्वेद कहता है कि एकम शद विप्राह बहुधा वदंती, ईश्वर एक है, मानने वाले अलग अलग तरीके से विद्वान जन अलग अलग परिभाषा उसकी करते हैं। तो सोचिए कि अगर बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, अरे हम तो परमात्मा के होने ना होने पे डिस्कशन कर लेते हैं। अभी किसी को पता चला कि भैया धर्म के आधार पर ये तो धर्म मेरा तो डाउन कर रहा है, ये तो फोन कर दिया। मान लीजिए बुद्ध धर्म का बंदा कोई हायर अपने आप को बता रहा है, बात समझिएगा, अब वो कह रहा है हिंदू धर्म को डाउनग्रेड दिखा रहा है, जो कि हमारे यहां नॉर्मल गुरुकुलों में परंपरा रही है कि डिबेट में हम अपनी बात कहेंगे भाई, जो हम सोचते हैं, और यही ओपन थॉट का ही मतलब है। अब वहां पर हिंदू धर्म का कह देगा नहीं भैया ये अपमान हमारा कर दिया, अब हम लगा देंगे फोन। हाँ, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई। आप इससे अच्छा क्या कर देते, इतना सारा मोदी जी करने की क्या जरूरत थी महाराज, सीधे सीधे कह देते एक वर्ड में, सवर्णों का कैंपस अलग कर दीजिए, सीधी बात है, उनकी अलग दुनिया पर बता दीजिए जहां एससी ओबीसी ना हो, सीधे सवर्णों का कैंपस अलग कर दीजिए। सही बात है भैया, ना तो हम आपसे कनेक्ट होंगे अगर यही दुनिया आप बनाना चाहते, क्योंकि देखिए जातिगत विभाजन आप घुसेड़ रहे हैं, तो इससे अच्छा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, जातिगत विभाजन तो रहेगा ही। शिक्षा तंत्र में जातिगत विभाजन समझो, सोचिए अब कितनी बड़ी घातक नरक में जाएगा ये। और यही कारण है कि वर्षों से ऐसी चीजें परंपराएं ट्रेडिशन चली आ रही हैं कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो उतनी गति से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं जितनी अन्य देश की, चीन देख लो, चाइना देखो, जापान देखो, जो ग्रोथ कर रहे हैं वो सब बाहर भागे जा रहे हैं, वो सब बाहर भागे जा रहे हैं। नहीं तो भारत के कई लोग हैं जो एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन जैसे देशों में जाते हैं। क्योंकि देखिए, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि हम भेद करके भेद दूर कर देंगे। फिलॉसफी में आप ये कैसे कह सकते हो समाज में कि मैं भेद करके भेद दूर कर दूंगा, समानता से भेद दूर होगा भैया, समानता से भेद दूर होगा। आप अगर कॉन्टिन्यूअसली भेद डालते रहोगे, इसके लिए अलग व्यवस्था, उसके लिए अलग व्यवस्था, एक बार में बोलिए ना सब एक हैं, दंड और पुरस्कार की सबकी नियम एक है, सबके नियम एक है। और इमीडिएट अगर आप न्याय नहीं डिलीवर कर पा रहे हो, तो इसका दोषी बच्चा नहीं है सवर्ण का, आप डिलीवर करिए ना न्याय, व्यवस्था है वो। अगर जनरल का उद्दंड बालक है तो उसको प्रताड़ित करिए, अगर एससी का उद्दंड बालक है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चे हैं सब। ऐसा है नहीं 100% जनरल करेंगे और 20% उसको करेंगे। अरे नहीं, वो उसको 1% भी नहीं करेंगे, उसके खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे? सही बात नहीं, बच्चे हैं भैया, उनको समान ट्रीटमेंट दीजिए, तभी तो असमानता जाएगी। असमानता जाएगी कैसे? और नहीं तो फिर आप तो ये भेद तो डाल ही दिए। अब एक बात सोचिए कि ये समस्या क्यों है। अब ये सोचिए कि बीजेपी के पास कुछ विकल्प तो है नहीं। अरबपतियों को 8-8 लाख करोड़, अब हमें भी आप खुद ही देख लीजिए, ये न्यूज आर्टिकल्स हैं, 8 लाख करोड़, कहीं कोई कह रहा है 16 लाख करोड़।
खराब लोन के नाम पर राइट ऑफ कर देते हैं। आप राइट ऑफ का मतलब आप समझ लें सीधे कि जो अरबपतियों के, उद्योगपतियों के खराब लोन है उनको सरकार पैकेज के तौर पर उन्हें माफ कर देती है कि भैया ले जाओ। 20-20, 10-10, 8-8 लाख करोड़ रुपए। और ये कांग्रेस ऑफिशियली ये बोलती है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें देख लीजिए। अब एक बात सोचिए, एजुकेशन का जो ऑफिशियल बजट है वो 1,20,000 करोड़ है और 8 लाख करोड़ उद्योगपतियों को दे दे रहे हैं। उद्योगपति को दिए जा रहे हैं। और टैक्स किसका? जनता का, मिडिल क्लास का। आप देश को गुमराह कर रहे हो। आपने देश में एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए 10 लाख करोड़ का कभी ये अनाउंसमेंट किया कि 10 लाख करोड़ का हम एआई के लिए नए डेवलपमेंट, कि हम नए कैंपस बना रहे हैं, इतने कैंपस बना रहे हैं, इतने हॉस्टल, जो SC ST के लोग हैं अब घर में नहीं रहेंगे। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मनुष्य अपने आसपास की जो सराउंडिंग है उसका पुतला है, कि जैसी उसकी सराउंडिंग होगी वैसा वो पैदा होगा, वैसा वो बनेगा आगे। अब ये सोचिए कि अगर उनको SC ST वर्ग के बच्चे जो गरीब हैं, या OBC बच्चे जो गरीब हैं, जो जनरल कास्ट के बच्चे गरीब हैं, अगर एक बच्चा खेत में काम कर रहा है और वो जाके नदी पार करके पैदल वो पढ़ाई करने जा रहा है प्राइमरी स्कूल में, उसके लिए कितना कठिन है एक DM बनना, एक कोई अधिकारी बनना, जॉब लेना कितना कठिन है। क्योंकि उसका बाप फिर शाम के पता कहेगा, उसे एजुकेशन का महत्व तो नहीं पता, तो वो कहेगा शाम को चलो मेरे साथ निराई कराने चलो, हमारे बुंदेली में बोलते हैं निराई कराने चलो, या कटाई कराने चलो, धान की कटाई कराना है। वो बच्चा बेचारा जा रहा है। आपने कहा कभी कि चलो बच्चों को हम हॉस्टल बना रहे हैं, SC ST OBC सब गरीब बच्चों को हॉस्टल बनाएंगे, मुफ्त में पढ़ेंगे, वहीं VIP प्राइवेट फेल है ऐसी हम व्यवस्था देंगे। अरे बहुत दिक्कत थी महाराज आपको, क्योंकि जो नहीं वही यही कह रहा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सही बात है। तो भैया जाति को बताने से कि तुम OBC हो, SC हो, ST हो, तो इससे विदाई हो जाएगी क्या? ये तो भेदभाव है। ये तो भेदभाव हो गया। आपको तो हटाना पड़ेगा ना, जातिवाद की करो विदाई, खत्म। अब जो अपराधी है उसको पकड़ो, उसके यहां बुलडोजर चलाओ, चाहे उसको मारो पीटो, जो करो, पर उसको भी आप ऐसे मनमाना नहीं कर सकते हो। एक कमेटी बने बुद्धिमानों की, तुरंत न्याय डिलीवर हो, क्योंकि न्याय में देरी अन्याय है। न्याय करो, बस बात खत्म हो गई, टेंशन ही नहीं। अब अगर आप ये सोचिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको बहुत इसकी लगी थी तो SC ST OBC को हॉस्टल में डालते। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप नियम बना के अगर ये भी ले आते एक, कि ऐसा है कि अब कोई भी बच्चा जो, और सबके लिए सरकारी एजुकेशन, किसी को प्राइवेट नहीं, और सबसे विद्वान टीचर, ठीक, और 1 से लेकर के 12 तक आप ये व्यवस्था, ग्रेजुएशन तक ये व्यवस्था करते, और उसमें सीधे लिख देते आप कि भैया सरनेम नहीं लिखा जाए, नहीं लिखा जाएगा। बच्चा जब वहां एडमिशन लेगा तब से कोई सरनेम नहीं, केवल नाम उसका रहेगा बस। सरनेम कौन देगा? जो यूनिवर्सिटी है वो लास्ट में देगी कि ये बच्चा क्या कर रहा है, उसी हिसाब से सरनेम। कोई मना कर देता, पर लेकिन नहीं, मुझे लग रहा है कि आपको ना तो जातिवाद खत्म करना है और ना ही जाति आप खत्म करने की स्थिति में हो। जातिवाद भेदभाव हो गया, और जाति आप खत्म करने की औकात में नहीं हो, क्योंकि आप ये कह नहीं पाओगे कि मैं फलानी जाति, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जाति से प्रेम है भाई साहब। ये कोई ऐसी जाति व्यवस्था नहीं है कि हम केवल ब्राह्मण, जो उसमें लिखा रहता है JNU में कि ब्राह्मणों बनिया देश छोड़ो, तो ब्राह्मण ही केवल जातिवाद नहीं है। एक खटिक जो है SC वर्ग का, एक चमार से भेदभाव करता है, शादी नहीं करता भैया, पता है आपको? सही बात है, वो नहीं करता है। एक OBC को कह दो कि भैया जाओ खटिक के यहां खाना खा लो, और खा के दिखाए मुझे, मैं जान जाऊं, शादी कर लो, तो बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगा। और नाम क्या हो जाता है कि भैया केवल ब्राह्मण दुश्मन है। ये एक अंबेडकर ने ठीक कहा था कि हमारे यहां जाति व्यवस्था कोई ऐसी नहीं है कि कोई फलाने व्यक्ति ढेकाने से कर रहा है, नहीं। हमारे यहां जाति व्यवस्था ऐसी है कि एक सीक्वेंस है कि हर एक नीची जाति का व्यक्ति ऊपर वाली जाति से जलता है और नीची वाली जाति को दबा करके खुश हो जाता है। ये हमारे यहां की व्यवस्था है। तो जब ऐसी व्यवस्था है तो आप उसमें
ये बता करके कि तुम फलाने हो, तुम ढिकाने हो, और ये दूर कर रहे हो क्या? ये दूर करना हुआ क्या? ऐसे दूर होता है? तो बताना है कि हाँ ये तो ये क्लासिफाई कर दोगे आप, बस और क्या, हो गया, खत्म। तो फिर ये जिन आजीवन पर्यंत चलता रहेगा, अनवरत चलेगा। तो आपको क्या ये लगता है कि यूजीसी कानून अभी इतना जल्दी इंप्लीमेंट करना थोड़ी जल्दबाजी होगी? इसके बावजूद भी बीजेपी का कोई भी जिम्मेदार इसके विरोध में नहीं बोल रहा इस कानून के। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकार फंस गई है, और सरकार जब फंसती है तो निर्णय ये लेती है कि उसे सवर्णों की तरफ नहीं जाना है। हमने पिछली बार भी देखा SC ST वाले मामले पे। दरअसल सरकार का दोष नहीं है, सरकार को अब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुत्व के नाम पर अब ये, कभी आपने देखा कि जो नीले कबूतर टहलते रहते हैं उसमें सोशल मीडिया पे, जो नए नए मंडल से ना सीखने वाले, जो वहां चले गए थे बांग्लादेश की तरफ बंटवारे में, मंडल जी हमारे चले गए थे, फिर उनको मार के पाकिस्तान ने वो किया, फिर जो लिखते थे कि भैया दलितों के साथ बहुत, अंबेडकर के साथ थे, अंबेडकर हमारे नहीं गए, तो जो मंडल से ना सीखने वाले लोग थे, जोगेंद्रनाथ मंडल जी जो है हमारे, उनसे ना सीखने वाले लोग थे, वहां भी शिक्षा मंत्री उन्होंने बनाया गया था, भारत में यहां भी बनाया गया था। फिर ना सीखने वाले वो जो बैठे हैं और वो सीधे गाली देते हैं नवबौद्ध, और जो बौद्ध बन चुके हैं, और उनको खुल्लम खुल्ला छूट है, यूरेशिया भाग जाओ, ये भाग जाओ। अरे ये हेट आप देखिए महाराज सोशल मीडिया पे। सही बात है। अब वो चीज को कभी संज्ञान में नहीं लिया गया। ये बो रहे हैं, हम बीज बो रहे हैं, ये बीज बो रहे हैं, पलग, तो ये डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। नहीं करेगी ये सरकार, बिल्कुल नहीं करेगी। सरकार का अब ये है कि भैया ओबीसी और SC ST को लेकर के आगे बढ़ेंगे और सवर्ण अपना रास्ता चुने। तो सवर्णों ने मुझे लगता है डिसाइड भी कर लिया है वो अपना रास्ता, क्योंकि अभी शंकराचार्य का जो मुद्दा देखा गया तो ये हिंदू तो ही है, और गाय का मांस इतना बड़ा एक्सपोर्ट, और उसका जो है चंदा लेना चुनाव के लिए, और फिर आप कहते हो गौ माता। पढ़ा था कि इनको सबसे ज्यादा फंडिंग जो है बीफ कंपनी के द्वारा भी फंडिंग। हाँ, बहुत, सबसे ज्यादा तो नहीं पर लेकिन बहुत मात्रा में फंडिंग को ही, जहां होना ही नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए, वहां से उनका विरोध होना चाहिए था जो ये दर्शा रहे हैं, लेकिन वहां फंडिंग हो रही है। लेकिन शंकराचार्य ने खोल दिया मामला, खोल दिया तो वो फिर है ही क्या, वो शंकराचार्य नहीं है फिर। तो ये स्थिति है। दूसरी बात, हमें जो लगता है, हमें जो इसमें ये लगता है कि हमारा देश बहुत अच्छा है, और विविधता के नाम पे हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं, जातियां, सब कुछ है। महाराज अगर आप तोड़ने में आएंगे तो आज सवर्णों को आप तोड़ देंगे तो कल लिखकर मुझे गारंटी आप दे दीजिए कि ओबीसी और SC ST नहीं लड़ेंगे, और लड़ते हैं, सबसे ज्यादा लड़ते हैं। 81% अगर ओबीसी के खिलाफ है, मान लीजिए आप सवर्णों को, चलिए वो कर दिए, सवर्णों को आपने कह दिया कि भैया तुम ओबीसी बन जाओ, मान लीजिए, हाँ, सवर्ण सब ओबीसी लिखने लगे अपने आप, तो ओबीसी और SC ST नहीं करेंगे लड़ाई। अब मैं कह रहा हूं ओबीसी को आपने कह दिया कि SC ST बन जाओ, अब केवल भारत में SC ST बचे हैं, तो SC और ST लड़ेंगे। अब फिर भारत में केवल 2 जातियां बना दो, चमार और खटिक, तो ये 2 लड़ेंगे। दरअसल इन मूर्खों को, बीजेपी वालों को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि जहां द्वैत है वहां द्वंद्व होगा, और उस द्वंद्व को हम समानता से पाटे या और उसको गहरा कर दें। आप यूरोप थोड़ी नहीं हो, पर इनकी मेंटालिटी वही है। काशी में देख लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे मंदिर, विविधता को ध्वस्त करके इन्होंने क्या किया, उसको एथेंस जैसे पश्चिमी एम्पायर का वो बड़े बड़े वो होते थे ना, ये सपाट एकदम, कुछ नक्काशी नहीं, कुछ अपने यहां नागर शैली कोई मतलब नहीं, उसको बस सपाट खड़ा कर दो, ये बिजनेसमैन बिठा दो, चंदा दो, चंदा हमें बढ़िया से आए, ये सब सिस्टम बना दो। अभी जो शंकराचार्य ने ये कहा था कि मंदिर को गिराने का काम माननीय योगी जी ने हाँ हाँ, वो इसमें, लेकिन वो कह रहे हैं कि योगी ये कह रहे हैं कि हमने उनका कायाकल्प किया, हाँ, वो सही ढांचे में नहीं थे, उन्होंने उनको गिराकर दोबारा कुछ नहीं, वो सब विदित है कि आप किस तरीके क्या हिसाब से बनाना चाहते हो, उसमें खैर अलग पॉडकास्ट करेंगे हम लोग। पर इसमें सीधी कहने का मतलब मेरे ये है,
हमें एक जातिवाद रहित समाज की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर असमानता पे आएंगे और असमानता को कुरेदेंगे तो फिर क्या भाषाएं, क्या जातियां, क्या खान पान, अभी अभी खाने पान पे मरने लगेंगे, बिहारी और महाराष्ट्र पर मरने लगेंगे। हमारे यहां विविधता का स्वर्ग है भैया, हमारे यहां हजार तरीके के फूल हैं, हम एक फूल में पसंद नहीं कि गुलाब का गार्डन लगा लिया मौज। हम विविधता वाले देश हैं, तो हमें विविधता का सम्मान करना चाहिए। जो गलत है उसको दंड दो और तत्काल दंड दो, तत्काल देना चाहिए। और जो राइट ऑफ उद्योगपतियों के लिए हो रहा है उसको उठा करके शिक्षा पे लगाया जाना चाहिए। सही ये हमारा एक रास्ता है। और तुम्हें तो कायदे से बीजेपी राम राज्य की बात कर रहे हो आप, तो आपको तो कायदे से गुरुकुल परंपरा शुरू करनी चाहिए। अपनी पुरातन जो चीजें हैं उनको फिर से जो हमारे पुरखों ने किसी कारणवश, खैर उसकी भी बात करेंगे कि SC ST को नहीं उनको अधिकार था, उस पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जब बात करेंगे, इनको किस पे बात करनी चाहिए थी? UBI पर बात करनी चाहिए थी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर। तो बात किस पे कर रहे हैं? UGC पर बात, UGC पर। ठीक है, और वो फिर हम खैर बात करेंगे पर, लेकिन जो हमारे ऐतिहासिक गलती, कथित ऐतिहासिक गलती है, उसको दूर करके सब लोगों को मुख्यधारा में लाना चाहिए और मुक्त शिक्षा करनी चाहिए। तो नहीं भैया, ध्यान हटा के वही खेल किधर उलझाए रहो, खेल चुपचाप। कभी आपको ये खबरें आई हैं हिट में कि नहीं भैया इतने करोड़ लाख करोड़ उद्योगपतियों को दे दिया गया? नहीं आई होंगी, कभी नहीं आएगी। क्यों आएगी? इसलिए हमारा साफ मतलब है कि अगर आपको जातिवाद दूर करना है, नहीं तो फिर क्या होगा? गृह युद्ध होगा। सही बात है, आज नहीं तो कल। और फिर 30 से 35% सामान्य वर्ग के लोग हैं। भैया लड़ो, मर जाओ, अपना क्या करोगे भाई? और वैसे भी इस तरीके की राजनीति में मर जाना ही है। कल चाइना आपको रोबोटिक की आर्मी, देखिए ये मैं आपको लगा रहा हूं, इसमें रोबोट की आर्मी खड़ी कर दिया, वहां उतरने लगा। आप यहां से लड़ने किसे भेजोगे? आदमियों को भेजोगे, और वहां से आएंगी, वो मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? 50 लाख रोबोट उतार दिए, मर। आपके यहां किस पे बात हो रही है? स्विगी जोमेटो बेचा जा रहा है कि भैया ले बेच के पैसा कमा लो, वहां इनोवेशन हो रहा है। आपके दुश्मन इतने इतने बड़े खड़े हुए हैं, आप AI में पीछे हो, खत्म हो। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि पूरे देश में हम काम मुक्त देश कैसे बनाएं। किसी को काम नहीं करना, पैसा सबको 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए दे दो। सही बात है। यहाँ स्वरोजगार की बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन अक्सर मार्केट्स में भी देखा गया छोटी छोटी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक्स का गैजेट हम लोग लेते हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है मेड इन चाइना। देखिए कितना बड़ा धूर्त वाला काम है। पैकिंग बना लेते हैं, अरे खुली रिपोर्टिंग हुई थी दिल्ली में, बॉक्स जो है मेड इन इंडिया, हंस रहे थे कि मेड इन इंडिया बस इतना ही है, सामान जो भरा है वो सब चाइना का है। और इन्हें शर्म नहीं आती है। बस भारत माता की जय, जय श्री राम, खत्म, बस हो गया, बस इतना ही बचा है जिंदगी में। तो हम ये कहेंगे कि आपस में लड़ने से बेहतर है सरकार से सवाल पूछिए, राम राज्य की परिभाषा इनसे पूछिएगा जरा कि राम राज्य की परिभाषा क्या है। इनसे राम राज्य की परिभाषा, मुझे तो लगता है देश की जनता को इनसे डॉक्यूमेंट मांगना चाहिए कि आप देश को ले किधर जाना चाहते हो। नहीं, फ्रॉड है ये लोग। नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं तो बीजेपी के अनुसार राम राज्य की डेफिनेशन क्या है, तो क्या हो सकती है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए, ना तो ये जातिवाद, देखिए समाजवादी पार्टी क्यों खत्म हुई, कांग्रेस क्यों खत्म हुई? क्योंकि जातिवाद को कुरेद रहे थे वो लोग, वोट बैंक के लिए धर्म को कुरेद रहे थे। अच्छा, ये लोग क्यों जीते? क्योंकि जातिवाद को पाट रहे थे, तो लोग खुश थे। अरे संत हमारे नारा लगाने लगे थे कि भैया जात पात की करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई। तो यार इतना बेहतर हो गया था, सब बढ़िया चल रहा था। और आप गलत को गलत कहते, सही को सही, और सब सीधे आगे चले जाते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्वेस्ट करते, सबको फ्री पैसा देते, और बढ़िया ऋग वैदिक काल की तरह नाचने का प्रबंध करते, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाते, सबको मुफ्त मिलना ही था। इंडस्ट्रियों को बोल देते खूब रोबोटिक्स इस्तेमाल करो, पैसा दो हमें खूब, और हम जनता को बांटें। हमारा देश तुरंत एकदम ज्यादा से ज्यादा 10 साल के अंदर समृद्ध। अपने बच्चों को तुम ये बता रहे हो, अरे राम राम, शर्मनाक बात है। ये बता रहे हो कि तुम कौन से जाति के हो। अरे भैया, यूनिवर्सिटी को डिसाइड करने दीजिए कि वो कौन सी जाति का है, जो पढ़ के निकलेगा। सही बात। भला कोई विरोध कर दे, मैं जान जाऊं। यहां मैं नहीं कह रहा हूं, अरे एक से एक ब्राह्मण है, शराब पी रहे हैं, मर रहे हैं, वो शूद्र हैं, आप बात मानिए। अब एक से एक मेरे छेदी चमार हैं मेरे यहां, मैं गले से लगाता हूं कसम से, उसके जैसा महात्मा मैंने देखा नहीं।
आप समझिए, सही। मेरे गांव के हैं, उनके जैसा महात्मा मैंने देखा नहीं है, ये रियलिटी बता दो। तो बहुत सारे लोग हैं जो गलत गलत डायरेक्शन में घुसे ही हैं। ब्राह्मण शूद्र बना हुआ, शूद्र अरे भैया उनको ऊपर ले जाओ, यूनिवर्सिटी को डिसाइड करने दो कि हमारे बच्चे क्या हैं, अब एक दो पीढ़ी के बाद उनको वो घोषित कर दो, बात खत्म। अच्छा, आरएसएस के कई पदाधिकारी इसको बहुत ठीक बताते हैं कि यूजीसी कानून जो है बिल्कुल देश हित में है। तो क्या लगता है कि वो बीजेपी के साथ रहते हुए, मतलब साथ में है, बीजेपी को ही अपना सब कुछ मानते, उस कारण ऐसा बोल रहे हैं? क्या उनका ये निजी देखिए मैं बताऊं, अगर आपको टेंडर बढ़िया मिल रहा है, सरकार का टेंडर अगर बढ़िया आपको मिल रहा है, आप बढ़िया फायदा कमा रहे हो, तो आप क्यों बोलोगे? और ये हिंदुओं की, सवर्णों की सबसे बड़ी समस्या है। और आरएसएस के जो जुड़े हुए लोग हैं, वो कितने फीसदी लोग आए हैं कि सवर्णों के खिलाफ ये अन्याय है, इसको हटाओ। कितने आरएसएस के ओबीसी एससी एसटी आए हैं? तो सर ढकोसला है सवर्णों का लिया हुआ, आगे आगे जो जा रहा है सवर्ण, बस उसी का ढकोसला है और कुछ नहीं है। बीजेपी रामराज आप घोषित करो, आपके साथ सवर्ण था, और रामराज का आप खाका बताओ। जातिवाद अगर खत्म करना है तो उसका सिस्टम बताओ। अरे मैं सीधे कह रहा हूं ना, 1 से 12वीं ग्रेजुएशन तक जब तक बच्चा पढ़ रहा है, कोई सरनेम लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपना पढ़ता रहे। फाइनल उसके पास जहां वो जा रहा है, अगर वो वेद पाठी, वेद में रिसर्च कर रहा है तो ठीक है, एआई पे रिसर्च कर रहा है तो ठीक है, उसके हिसाब से उससे सब बनाओ दो, वैसे काम खत्म ही है। तो जाति का कोई मतलब नहीं। और उसमें जो कथित शूद्र जाति हमारे उसमें थी, उसको तो अब कोई मतलब ही नहीं है। बनिया एआई के आने के बाद तो बनिया और क्षत्रिय और ब्राह्मण ही बचेंगे। अब इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ब्राह्मण में भी जो रिसर्चर हैं बड़े बड़े, ब्राह्मण एक पेशा, वो समझिए, इसे ये मत समझिए कि कोई पैदा हो गया है। पैदा तो शराब पिए पड़े हैं नाली में, ब्राह्मण पैदा है और नाली में पड़े हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो वाकई इंटेलेक्चुअल हैं वो ब्राह्मण हैं, जो फाइट करते हैं, जो ये है कि मर जाओ या फिर धर्म की रक्षा करो, कर्म और ज्ञान प्रधान। हाँ वो अब व्यापार बचेगा बस। अब काम तो खत्म हो गया ना एआई के आने के बाद, अब काम ही करते रहोगे कहां 10,000 साल से? 10,000 साल से भाला फेंक के 6 घंटा तब एक मांस घसीट के लाते थे, तो खाते थे, रहते थे, तो अब यही करते रहोगे क्या? विकास का मतलब एआई आ गया, मौज करो, नाचो भैया, भजन करो, नाचो, भक्ति करो और खाओ पियो, और कहो कि सरकार से टाइम पर पैसा भेज देना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस तरफ नहीं जाएंगे महाराज, इस तरफ नहीं जाएंगे, देश को बर्बाद कर देंगे बस। अगर यह कानून पूरी तरह से लागू हो जाता है, इतने विरोध के बावजूद भी यदि ये बिल पास हो जाता है, लागू हो जाता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो फिर किस तरह का आगे आने वाले 5 वर्षों में बदलाव होगा? देखिए, 2 हो सकते हैं। एक ही है कि ब्राह्मणों का नेतृत्व तो निकल के आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, और जो भी इन पार्टियों से जुड़ा हुआ ब्राह्मण का नहीं, सेंस माफ करिएगा, सवर्णों का, जो भी इन पार्टियों से जुड़ा हुआ सवर्ण है, किसी भी पार्टी से, क्योंकि आपको सपा क्या लगती है? सपा कोई सवर्ण का साथी है? एमवाई समीकरण चल रहा है वहां, नहीं है, कोई नहीं है साथी, कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ वोट लेती है। सही बात। तो सवर्णों का अपना वो आ जाएगा, और नहीं तो भैया एक क्लैश होगा। अब मुझे लगता है कि क्लैश व्लैश नहीं होगा, सवर्णों का अपना वो आ जाएगा, क्योंकि क्लैश का कोई मतलब ही नहीं। हमारा देश बहुत शांति प्रिय है। हो सकता है इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए भी उपयोग किया जा रहा हो, या मंडल के जैसा हो सकता है, मंडल का जैसे हुआ था, विद्रोह हुआ था, लेकिन वो वहां तक बहुत कम स्थिति जाएगी। अपना जहां 2027 में जहां अपना उम्मीदवार सवर्णों ने खड़ा किया, राजनीति थर थर नीचे से कांपेगी। क्योंकि एक बात तो समझ लीजिए महाराज, और इसी नोट के साथ समाप्त करते हैं, कि सवर्ण जिस पार्टी में जाएगा, क्योंकि पैसा जो फेंका जाएगा, जितना पैसा फेंका जाएगा सवर्णों के द्वारा, जितना पैसा फेंका जाएगा उतना प्रचार होगा, और जितना प्रचार होगा उतना वोट आएंगे। और एक इंटेलेक्चुअल क्लास, ओबीसी में कई लोग हैं, एससी एसटी में कई लोग हैं, कई बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, अब शुक्रिया आरक्षण का, पर लेकिन सवर्ण अभी भी कमजोर नहीं है। वो अगर पूरी ताकत झोंक देगा इंटेलेक्चुअली,
प्रचार में, क्योंकि वो अकेला वोट नहीं जाएगा, उसके यार इर्द गिर्द जितने काम करते हैं सबके वोट वो लेके जाएगा। सही है। तो साहब क्रांति हो जाएगी देश में, ये बात तय। तो सवर्णों से विरोध इस सरकार को कितना भारी पड़ सकता है, थोड़ा 2 लाइन में जाना। नहीं, सवर्णों का विरोध तो ये सरकार राम राज्य का नाम लेके जो आई, ये ध्वस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ये तो सरकार। ये डर उनको क्यों नहीं लग रहा है? नहीं, वो अभी नहीं लग रहा, वो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, अभी आएंगे, माफी मांगेंगे, प्रोबेबिलिटी ये है, पर तब तक देर हो जाएगी, ये भी बता दूं मैं। तो हो सकता है कि ये भी कि उसके बाद माफी मांगे तो उनका सहानुभूति सवर्णों की उनके प्रति कुछ ज्यादा हो ये जाए। अभी फंस गए हैं ना। हाँ। अगर ये माफी मांगते भी हैं तो ओबीसी एससी एसटी वाले जो इधर नील वाले बैठे हैं, सही बात। ये आक्रामक हो जाएंगे कि देखो हार गई सरकार, हार गई सरकार, समाजवादी फिर एक्टिव हो जाएगी, हार गई सरकार। तो ये तो फंसे हुए ये फंसे हैं, अब इनके पास ज्यादा कुछ विकल्प नहीं है, अब ये उधर ही चले जाएंगे। और ये इनको अल्लाहट पड़ गई है, इनको इस बात का आदत पड़ गई है कि भैया ऐसा है कि जैसे एससी एसटी वाले में सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया था, और उसके बाद फिर सरकार अध्यादेश लेके आई, पलट दिया। तो इनको आदत पड़ गई है कि भैया जो सवर्ण हर बार बर्दाश्त कर लेंगे, पर इस बार नहीं, इस बार भैया आर पार के मूड में। आप किसी भी राजनेता, बीजेपी के राजनेता के नीचे कमेंट में जाके देखिए, पढ़िए, एक्सपर्ट कुछ बात ही नहीं है। सही बात है, दूसरी वही बात ही लिख रहे हैं लोग, वही बात लिख रहे हैं, क्योंकि उससे आघात हुआ ना सवर्णों को बहुत ज्यादा। और बीजेपी में कई ज्यादा सवर्ण, मतलब बहुमत में सवर्ण ही है बीजेपी, उसके बावजूद भी ऐसा हुआ तो आघात कहीं ना कहीं। नहीं, अब ओबीसी भी बहुत ज्यादा है बीजेपी में, बहुत ओबीसी है, और ये अच्छा है, प्रतिनिधित्व तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी पार्टी बीजेपी बहुत शानदार आज तक काम किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तभी पुनः आई, तभी दूसरों का। और इन्हीं के एक चीज और है, सवर्ण क्लास के मेंटेलिटी के द्वारा, प्रमोशन के द्वारा, और सवर्ण क्लास की जो राजनीति से ऊपर, भेदभाव से ऊपर हर लोग उठा, राम राज्य पर एक हो गए सब, ये एक स्पिरिट है बनी है देश में। उसके बाद फिर आपने उसे तहस-नहस कर दिया, ये लेकर के बिखर गया सब। आज स्वतंत्रता दिवस है, लग रहा है कि है ही नहीं है। आप उसमें देखिए, सोशल मीडिया में भर जाता था शुभकामनाएं, खत्म है, खत्म है। हाँ, वो चीजें, प्रतिक्रियाएं देखने को मिली नहीं। किस तरफ ले जा रहे हैं देश को? सही बात है। तो ये जो जितना भी मुद्दा आपने देखा, जितने भी बहस आपने सुनी, और जो भी आपने विश्लेषण हमारे नारायण जी के द्वारा जाना, वो आपको कैसा लगा? अपनी राय, अपने सुझाव तार्किक रूप से आप हमारे कमेंट बॉक्स जो हमारा होता है उस पर रख सकते हैं। और एक नए पॉडकास्ट के साथ कल फिर हम शाम को मौजूद होंगे। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। यूपी खबर ऑफिशियल के साथ प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल। नमस्कार।